साथियों, टेक अमित बैरोड में राट की धरती से अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन होती क्या है, कैसे भेजी जाती है और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में डॉक्यूमेंट से क्या क्या लगने वाले हैं। जिनकी संस्था बंद हो गई है वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन कैसे भेज सकते हैं, इन सारे सवाल जवाब लेकर के आया हूं। और इन सवाल जवाब के सेशन में वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये वीडियो जिसने भी देख ली उसकी ज्वाइंट डिक्लेरेशन से संबंधित सारी समस्या क्लियर होने वाली है। चलिए चलते हैं। समय का ध्यान रखते हुए जानकारी जानने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन जानकारी हम आप लोगों को अवगत कराते रहें और आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो आप लोगों को अवगत करा दूं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पहले नियोक्ता के माध्यम से भेजी जाती थी। जब एम्प्लॉय का यूएन पोर्टल पर डाटा मिसमैच होता था, उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किसी भी तरीके से डाटा मिसमैच हो जाता था तो जो नियोक्ता के माध्यम से, उसके एम्प्लॉयर के माध्यम से ज्वाइंट डिक्लेरेशन पीएफ विभाग को सेंड की जाती थी। ऑफलाइन सेंड की जाती थी, उसमें समय ज्यादा लगता था और कभी कभी तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन वापस आ जाती थी तो और ज्यादा समय लगता था। अब पीएफ धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि उनका काम जल्द करने के लिए ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन को भी ऑनलाइन कर दिया है। ये सबसे बड़ा अपडेट है। चलिए जान लेते हैं। मैं एक एसओपी के माध्यम से आप लोगों के सारे सवाल जवाब क्लियर कर देने वाला हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 22/8/2023 को एक एसओपी जारी कर दी है पीएफ विभाग ने और इस एसओपी में सारे सवाल जवाब का सेशन लेकर के आया हूं। तो जान लेते हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या क्या पैरा आते हैं। तो टेबल 1 में 11 पैरामीटर दिए गए हैं और 11 पैरामीटर में आप देख पा रहे होंगे यहां से कि पहला मेंबर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनलिटी, आधार नंबर, ये सारा आप स्वयं से करेक्शन कर पाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें टेबल 2 में क्या बताया गया है कि इसमें भी आपके चेंज करने के टाइप्स बताए हैं, मेजर और माइनर। आप मेजर में क्या काउंट किया गया है और माइनर में क्या काउंट किया गया है। तो मेजर में मैं आप लोगों को बता दूं, जिनके नाम में 2 अल्फाबेट से ज्यादा का करेक्शन है, ज्यादा का चेंजिंग है, वो मेजर में काउंट होगा और जिनके नाम में 2 अल्फाबेट से कम का करेक्शन है वो माइनर में काउंट होगा। जेंडर मेल फीमेल का माइनर में काउंट होगा। डेट ऑफ बर्थ 3 साल से ज्यादा मेजर और 3 साल से कम माइनर। फादर नेम में 2 अल्फाबेट से ज्यादा का मेजर में चला जाएगा और 2 अल्फाबेट से कम का माइनर में रहने वाला है। तो माइनर और मेजर के डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग लगने वाले हैं, वो भी आगे चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप माइनर में काउंट होगा। मैरिटल स्टेटस मेजर में आपका काउंट होगा। जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो वो मेजर में काउंट होगा और यदि वो एम्प्लॉय वर्किंग है और लाइव है तो वो माइनर में काउंट होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डेथ के बाद मेजर में काउंट होगी और उससे पहले माइनर में काउंट होगी। रीजन ऑफ लिविंग भी एज ए सेम कंडीशन है।
डेट ऑफ लिविंग की भी एज ए सेम कंडीशन है। नेशनलिटी मेजर में मेजर और माइनर दो इसके पैरामीटर बनाए हैं, ये भी काउंट होगी। और आधार, किसी भी तरीके से आधार में करेक्शन हो वो मेजर में ही काउंट होगा। तो ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। अब मेजर और माइनर का क्या सिस्टम रखा गया है इस एसओपी के द्वारा, तो जो माइनर करेक्शन है उनके लिए अप्रूव वेरीफाई ये ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं, और जो मेजर काउंटेबल है वो ओआईसी के द्वारा ही अप्रूव और वेरीफाई किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन की। तो जो भी एम्प्लॉय ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑनलाइन भेजेगा तो वो चेकिंग वेरीफाई के लिए उसके संबंधित नियोक्ता के पास जाएगा, और उस नियोक्ता की संपूर्ण जिम्मेवारी होगी उसको चेक करने की, तब जाकर के वो आगे फील्ड ऑफिसर को सेंड करेगा। तो ये एक अपडेट है। आगे और चर्चा कर लेते हैं इस एसओपी में क्या दिया गया है कि किन किन केस में ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफलाइन रिसीव की जाएगी। तो जो संस्था बंद हो गई है उन केस में आप ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन भिजवा सकते हैं। दूसरा, किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो ज्वाइंट डिक्लेयर, और किसी मेंबर की डेथ हो गई है और उसके यूएन पोर्टल पर कुछ करेक्शन है, उसके डेटा से संबंधित कुछ करेक्शन है, तो उसके नॉमिनी के फॉर्म 2 के साथ में ज्वाइंट डिक्लेरेशन आप भिजवा सकते हैं नियोक्ता के माध्यम से। तो ये केस, ये पैरामीटर दे दिए गए हैं कि किन पैरामीटर के तहत आप ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे टेबल 6 इसमें दिया हुआ है, आप कितनी बार क्या चेंज कर सकते हैं, कितनी बार अलाउड है, वो अलाउड भी यहां दिया गया है। तो यहां ध्यान से आपको, अगर आप करेक्शन करने जा रहे हैं तो ध्यान से एक एक वर्ड्स को करेक्ट करने के लिए एक एक चीज को ध्यान से फिल करें, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है इस एसओपी में, मेंबर नेम में करेक्शन है तो एक बार चेंज कर सकता है, जेंडर करेक्शन है तो एक बार, डेट ऑफ बर्थ एक बार, फादर मदर नेम एक बार, रिलेशनशिप एक बार, मैरिटल स्टेटस 2 बार, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक बार, डेट ऑफ लिविंग एक बार, रीजन ऑफ लिविंग एक बार, नेशनलिटी एक बार, आधार नंबर एक बार। तो यहां पर बताया गया है कि आप वैवाहिक स्थिति को केवल 2 बार चेंज कर सकते हैं, बाकी सभी को एक बार ही अलाउड है, एक बार ही अनुमति है, एक बार से ज्यादा आप करेक्शन नहीं कर सकते। आगे बात कर लेते हैं कि जिनकी संस्थाएं बंद हो चुकी है तो वो उस केस में किनको ऑथराइज किया गया है सिग्नेटरी के लिए, तो वो उस केस में मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करवा करके आप सबमिट करवा सकते हैं। कोई गजिस्ट्रेड ऑफिसर हो, कोई पोस्ट मास्टर हो, पार्लियामेंट का कोई भी सदस्य हो, असेंबली का कोई भी सदस्य हो, म्युनिसिपैलिटीज का कोई भी सदस्य हो, कॉरपोरेशन म्युनिसिपल का कोई भी सदस्य हो, सेंट्रल बोर्ड से संबंधित कोई भी सदस्य हो, ईपीएफओ का कोई भी सदस्य हो, बैंक मैनेजर हो, किसी भी बैंक का मैनेजर हो, या आप वीडियो तहसीलदार, इन सब में से किसी भी एक व्यक्ति से आप सिग्नेचर करवा करके
और आप जमा करवा सकते हैं। जिनकी संस्था बंद हो गई है, ऑफलाइन के लिए ये प्रक्रिया दी गई है। आगे बात कर लेते हैं कि आपका ये कार्य ज्वाइंट डिक्लेरेशन का कितने दिन में संपूर्ण होने वाला है। तो माइनर रिक्वेस्ट आपने लगाई है तो उसके लिए 7 दिन का समय है। 7 दिन में आपका वो कार्य संपूर्ण हो जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा। मेजर रिक्वेस्ट आपने लगाई है तो उसका 15 दिन का समय है। 15 दिन में फील्ड ऑफिसर को आपके उस कार्य को कंप्लीट करना होगा। और यदि फील्ड ऑफिसर ने उसको एजुकेटिव ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दिया गया है तो एक्स्ट्रा 3 दिन और उसमें ऐड कर लीजिए। आपके 3 दिन ऐड करने के बाद में आपका काम स्वतः ही ऑटो हो जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं इसी श्रृंखला में चलते हुए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं अवगत करवा दूं। यदि आप अपना नाम और जेंडर चेंज करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप आधार दे सकते हैं, पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, कोई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो या यूनिवर्सिटी की कोई मार्कशीट हो, बैंक की पासबुक हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पेंशनर आईडी हो, सीजीएचएस, ईसीएचएस का कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की आईडी हो, एसटी एससी ओबीसी का सर्टिफिकेट हो। तो ये इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो आप डेट ऑफ बर्थ के लिए अपनी 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जारी हुआ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट पेंशन का पीपीओ ऑर्डर लगा सकते हैं, सीजीएचएस, ईसीएचएस का आप कार्ड लगा सकते हैं या अपना गवर्नमेंट से इशू हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। मूल निवास जिसको कहा जाता है वो आप इसमें लगा सकते हैं। आगे फादर नेम और मदर नेम रिलेशनशिप में यदि आपका कुछ करेक्शन है तो उसके लिए आप पासपोर्ट फादर मदर का लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, सीजीएचएस, ईसीएचएस कार्ड लगा सकते हैं, कोई पेंशन का कार्ड लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कोई भामाशाह है, जन आधार कार्ड है, नरेगा का कार्ड है, कैंटीन का कार्ड है, आर्मी कैंटीन का, वो आप दे सकते हैं। यदि वैवाहिक स्थिति की आपको चेंज करनी है तो आप यहां से मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, डिवोर्स डिक्री लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं। और यदि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ करेक्शन है, वो करेक्शन करना है तो सिंपल आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स जो अटैच कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप देख पा रहे होंगे। एम्प्लॉय रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर या अपॉइंटमेंट लेटर आप यहाँ लगा सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर लगा सकते हैं, ईसीआर की कॉपी भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। रीजन ऑफ लिविंग में यदि आपका करेक्शन है तो यहाँ आप रिजाइन लेटर लगा सकते हैं, टर्मिनेशन लेटर लगा सकते हैं और यदि ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी आप लेटर हेड पर लिखवा करके उसको अटैच कर सकते हैं। ईसीआर की कॉपी आप एम्प्लॉयर से लेकर के वो भी आप अटैच कर सकते हैं। डेट ऑफ लिविंग के लिए आपको रिजाइन लेटर, टर्मिनेशन लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
सैलरी स्लिप, ये आप डॉक्यूमेंट्स यहां दे सकते हैं। यदि नेशनलिटी आपकी चेंजिंग है तो आप यहां पासपोर्ट दे सकते हैं, और साथ में कोई वीजा कार्ड है तो आप वीजा कार्ड भी यहां लगा सकते हैं। और आधार कार्ड में चेंजिंग है तो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से एक्टिव होना चाहिए, उस पर ओटीपी वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपका आधार कार्ड में कुछ चेंजिंग हो पाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया थी, और आगे मैं चर्चा करने वाला हूं कि जो ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन सेंड करना चाहते हैं, या जिनका देहांत हो गया है, या जिनकी संस्था बंद हो चुकी है, वो ऑफलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म कहां से निकाले, तो इसी में ऑफलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है। यह आपके एम्प्लॉयर के लेटर हेड पर इसको छपवाना है, इसको टाइप करवाना है, और इसको इजीली फॉर्मेट में फिल करना है। फिल करने का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ऊपर नाम आ जाएगा, आपका यूएन नंबर आ जाएगा, पीएफ अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपका आधार नंबर आ जाएगा, जिस संस्था में आप कार्य करते हैं उस संस्था का नाम आ जाएगा। अब आपका यहाँ करेक्शन क्या है, इनकरेक्ट डिटेल क्या है, वो इसमें आपको फिल करनी है, और करेक्ट डिटेल क्या है वो इसमें फिल करनी है। नीचे यहां पर नाम, फादर नेम, एनक्लोजिक, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं उनका नाम लिख दीजिए। आप आधार कार्ड अटैच कर रहे हैं, पैन कार्ड अटैच कर रहे हैं, बैंक की पासबुक अटैच कर रहे हैं, जो भी संबंधित है आपका दस्तावेज है, जो भी अटैच कर रहे हैं उनका यहां पर नाम लिख दीजिए। सिंपल नीचे यहां नाम, अपना नाम लिखना है, और यहां आपको ऑथराइज सिग्नेटरी, यहां अपने एम्प्लॉयर के सिग्नेचर करवाने हैं, और यहां एम्प्लॉय खुद अपने सिग्नेचर कर देगा। ये तो था उन की स्थिति में जिनका ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन जाने वाला है, और जिनका ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो ऑफलाइन इस तरीके से सेंड कर सकते हैं। अब आगे बात करता हूं, जिनकी संस्था बंद हो चुकी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। उसके लिए सिंपल इसमें एक और फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें साफ लिखा है, इन केस ऑफ क्लोज एस्टेब्लिशमेंट वेयर ऑथराइज सिग्नेटरी इज नॉट अवेलेबल। यदि आपका ऑथराइज सिग्नेटरी अवेलेबल नहीं है, आपकी संस्था बंद हो चुकी है, तो यहां पर सिंपल आपका नाम आ जाएगा। यहां पर किसी भी गजिस्ट्रेड ऑफिसर से, किसी भी गजिस्ट्रेड ऑफिसर से, ऊपर मैंने अवगत कराया किन किन गजिस्ट्रेड ऑफिसर से यहां अटेस्टेड करवा सकते हो, सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो सिंपल यहां उस रजिस्टर्ड ऑफिसर का नाम आ जाएगा, यहां उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, पोस्ट आ जाएगी, और यहां उसका एड्रेस आ जाएगा, और जिस पीएफ धारक का ज्वाइंट डिक्लेरेशन लगानी है उसका नाम यहां पर वो मेंशन कर देगा, और सिंपल यहां पर वो अपनी सिग्नेचर और सील लगा देगा। यहां पर ऊपर अपना नाम लिख देगा, नीचे सील और सिग्नेचर लगा देगा। जस्ट नीचे आपको दिया गया है कि इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स सिंपल अटैच करके आप इसको ऑफलाइन पीएफ ऑफिस में आप जमा करवा सकते हैं। तो ये तो था एसओपी का। अब आने वाली वीडियो में मैं आगे ऑनलाइन प्रोसेस भी करके दिखाने वाला हूं,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।